नमस्कार। जॉर्ज एलियट के उपन्यास द मिल ऑन द फ्लॉस पर मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें समरी थी और कुछ क्वेश्चंस थे। आज के इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जॉर्ज एलियट पर। जॉर्ज एलियट वॉज बॉर्न, तो जॉर्ज एलियट का पहले तो आप नाम याद रखेंगे, मैरी एन इवांस है। आगे कहीं आएगा, आगे और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नाम आएगा, तो ये याद रखिएगा। जॉर्ज एलियट उसका पेन नेम है और रियल नेम मैरी एन इवांस है। तो उनका जन्म 1819 में हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर फर्स्ट नॉवल वॉज रिटन इन। तो सभी जगह 1858 डेट दे रखी है। मैंने 3-4 बुक्स में देखा जिनमें से अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, सभी जगह 1858 दे रखा है, लेकिन ये गलत जवाब है। अगर आपके जो ऑप्शंस आए एग्ज़ाम में उनमें 59 ना हो तब तो आप 58 ही लगा दीजिएगा, मजबूरी है। लेकिन अगर 59 दे रखा हो तो आप 59 ही लिखिएगा, क्योंकि एडम बीडी उनका जो पहला उपन्यास था वो 1959 में पब्लिश हुआ था। तो लिखा ज़रूर 1858 में गया हो, सॉरी मैंने यहाँ पर 19 कर दिया, ये 19 नहीं 18 है ना। चलो आप ध्यान रखिएगा। तो लिखा ज़रूर 58 में गया होगा, तभी तो पब्लिश 59 में हुआ है ना, लिखने में भी 1 साल लग जाता है। तो लेकिन अगर 59 दे रखा हो तो आप 59 ही लगाइएगा। फिर देखिए, शी वॉज द डॉटर ऑफ, तो शी का मतलब यहाँ जॉर्ज एलियट। तो वो किसकी बेटी थी? रॉबर्ट इवांस की बेटी थी। तो ये जो इवांस है ये उनके नेम में लगा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया, मैरी एन इवांस उनका नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ हर फादर, अपने पिता की सबसे छोटी बेटी थी। हर मदर वॉज अ वुमन ऑफ, तो फोर्सफुल और डिसीसिव नेचर था उनकी माँ का, मतलब इनके प्रति थोड़ा कठोर व्यवहार था, जैसा कि आप इस नॉवल में भी देखते हैं। ये नॉवल ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल माना जाता है, यानी इसमें जो एक्सपीरियंसेस दिखाए गए हैं मैगी के, वो इस ऑथर के खुद के एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं काफ़ी कुछ। तो जैसे मैगी की माँ है ना, हर बार उसको गिल्टी फील कराती रहती हैं कि तुम तो काली हो, सुंदर नहीं हो, बदसूरत हो, तुम्हारे बाल कर्ली नहीं हैं, रफल्ड हेयर हैं, गंदे से बाल हैं तुम्हारे। तो कुछ ऐसा ही ऑथर के साथ भी था, यानी ये जो मैरी एन इवांस थी ये भी सुंदर नहीं थी और इसके लिए उनको कई बार ताने सुनने पड़ते थे, है ना, खासकर अपनी माँ के ताने सुनने पड़ते थे। तो ये इनकी माँ का ऐसा व्यवहार था। फिर देखिए, मैरी एन वॉज डिवोटेड टू हर, तो मैरी एन वो अपने भाई के प्रति डिवोटेड थी। और यहाँ भी आप उपन्यास में देखते हैं कि जो मैगी है वो अपने भाई टॉम के प्रति डिवोटेड है। तो इसीलिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑटोबायोग्राफिकल हैं, जो ऑथर के साथ हुई हैं वैसा ही इसमें दिखाया भी गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हर बर्थ लेफ्ट हर मदर इन ब्रोकन हेल्थ, तो उनकी माँ बीमार हो गई थी मैरी एन इवांस के जन्म के बाद। हर ब्रदर्स नेम वॉज, इसैक था उनके भाई का नाम। फिर मैरी एन इवांस वॉज अ कंट्री गर्ल, यानी देहाती लड़की थी। फिर हर स्कूल एजुकेशन केम टू एन एंड बिकॉज ऑफ हर मदर्स इलनेस, अपनी उनकी माँ की बीमारी के वजह से उनकी पढ़ाई बंद हो गई। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों की पढ़ाई पहले बंद हो जाती है ना, घर में कुछ भी होता है तो लड़के की पढ़ाई चलती रहती है लेकिन लड़कियों की पढ़ाई बंद हो जाती है। फिर देखिए, हर फादर डाइड इन, तो उनके पिता की मृत्यु 1846 में हुई। फिर तो इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो उनके डेट ऑफ बर्थ और जो दिया गया था कि पहला नॉवल कब पब्लिश हुआ, है ना, ये कुछ, वैसे तो आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट हैं लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो डेट ऑफ बर्थ कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। फिर देखिए, अब ये क्वेश्चंस हैं ऑन द मिल ऑन द फ्लॉस पर। इन विच ईयर वॉज द नॉवल मिल ऑन द फ्लॉस पब्लिश, तो ये 1860 में पब्लिश हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द नॉवल इन अ वे इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, है ना, तो एन आना चाहिए, ए नहीं, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जॉर्ज इलियट की खुद की ऑटोबायोग्राफी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, है ना। इसमें जो घटनाएं हैं, जैसे मैगी है, मैगी स्टीफन गेस्ट के साथ भाग जाती है, बिना शादी के उसके साथ रहती है। तो ये जो ऑथर थी इस नॉवल की, जो राइटर हैं मैरी एन इवांस या फिर जॉर्ज इलियट, दोनों नाम उनके याद रखिए। तो जॉर्ज इलियट खुद भी बिना शादी के एक व्यक्ति के साथ रही थी, लिव इन में रही थी, और वो आदमी पहले से मैरिड था,
है ना, 4 बच्चों का बाप भी था, तो भी उसके साथ ये लिव इन में रही थी। और उस समय के हिसाब से आज तो बड़ा कॉमन सा है लिव इन में रहना, आपको कई सारे किस्से मिल जाते होंगे, रोज़ आप न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, और इन रिश्तों के जो अंजाम होते हैं बहुत ही ख़राब होते हैं, बहुत ही बुरे होते हैं। लेकिन ये होता आया है, और लेकिन उस ज़माने के हिसाब से, यानी ये विक्टोरियन पीरियड के हैं, और विक्टोरियन पीरियड में ऐसा करना, बिना शादी के किसी के साथ रहना, ये बड़ा अनकन्वेंशनल सा था। तो इसमें उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस यहाँ पे दिखाए हैं, तो एक तरीके से ये ऑटोबायोग्राफी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, तो जो मुख्य पात्र है इस उपन्यास की वो मैगी है। टॉम एंड मैगी आर रिलेटेड इज, तो टॉम एंड मैगी वो भाई बहन हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन देखिए 16, द स्टोरी बिगेन एज द स्टोरी बिगेन मैगी वॉज, जब कहानी शुरू होती है तो मैगी 9 ईयर्स ओल्ड है, 9 साल की है। फिर देखिए मिसेस टुलिवर वांटेड टू एजुकेट, तो मिस्टर टुलिवर किसको एजुकेट करना चाहते थे, टॉम को एजुकेट करना चाहते थे। फिर मिस्टर टुलिवर वॉज द ओनर ऑफ अ मिल, तो एक मिल के मालिक थे वो। फिर व्हाट वॉज सेंट ऑक्स, तो सेंट ऑक्स क्या है, एक पेरिश है। पेरिश आप गांव बोल सकते हैं, एक बस्ती बोल सकते हैं, टाउन बोल सकते हैं। तो अब ये पता है कई बार एग्ज़ाम में, कई यूनिवर्सिटीज़ के में आया है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सेंट ऑक्स। अब सेंट ऑक्स एक जगह है, उसका क्या प्रोफेशन होगा, और उसका आंसर भी दे रखा है अ फेरीमैन। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, जहाँ जहाँ दे रखा है, कई बुक्स में भी दे रखा है, अभी मैं भी आपको दिखाऊंगी, एक दो बुक्स में दे रखा है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सेंट ऑक्स, तो जबकि ये जगह का नाम है। तो ये क्या है, क्वेश्चंस वेबसाइट से उठा लेते हैं, इंटरनेट से उठा लेते हैं। तो इंटरनेट पे एक वेबसाइट है स्पार्क नोट्स नाम से, और वहाँ पर दे रखा है ये क्वेश्चन, और उसमें आंसर भी दे रखा है फेरीमैन। तो सेंट ऑक्स जैसे कोई आदमी हो और वो फेरी वाला हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, और भाई आ ही जाए एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ एग्जामिनर्स पेपर सेट करते वक्त देखते तो हैं नहीं, बस इधर से उधर से क्वेश्चन उठा लेते हैं और पेपर में रख देते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आ भी जाए तो भाई फेरीमैन लगा देना, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है व्यक्ति, वही आंसर भी भेजता है, और वो आंसर में उसने फेरीमैन दे रखा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मैगी वॉज अ गर्ल ऑफ, और खाली जगह सेंसिटिव नेचर, तो मैगी का जो नेचर था वो सेंसिटिव था, यानी कि संवेदनशील प्रकृति की वो लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूसी वॉज टू बी मैरिड विद, लूसी की शादी होने वाली थी, यानी उसका जो फियांस था वो स्टीफन था, मंगेतर था, स्टीफन गेस्ट उसका पूरा नाम है। अब ये लूसी बहुत सुंदर थी, है ना, हमेशा जो मैगी की माँ है लूसी से कंपैरिजन करती है कि देखो लूसी कितनी गोरी चिट्टी, और उसके बाल कितने घुंघराले हैं, कर्ली हेयर हैं। तो ये जो लूसी है, इसका मंगेतर स्टीफन गेस्ट था। इसी स्टीफन के साथ ये मैगी चली गई थी। मैगी मतलब मैगी को जाना नहीं था, लेकिन वो स्टीफन आ गया और नाव को लेके चला गया, 4-5 दिन ये लोग गायब भी रहे, तो इससे मैगी की बहुत बदनामी हो गई अपने इलाके में। द मिल ऑन द फ्लॉस इज़ अ, तो एक ट्रेजिक नॉवल है। ट्रेजिक क्यों है, क्योंकि इसमें हीरोइन हमारी मैगी वो भी मर जाती है, उसका भाई टॉम पिता भी मर जाते हैं, तो ट्रेजिक नॉवल है, त्रासदी है ये। मैगी एंड लूसी आर, तो मैगी और लूसी कजिन्स हैं, है ना, लूसी का नाम ऊपर आया ही था। फिर हु लव्स मैगी अलॉट, तो मिस्टर टुलिवर, अक्सर फादर लोग बेटियों को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मिस्टर टुलिवर मैगी को बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर टुलिवर फेस द चैलेंज ब्रेवली, बट मिस्टर टुलिवर ने फेस किया, सामना किया, द चैलेंज चुनौती का, यानी जीवन आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां पेश करता है, तो बहादुरी से सामना किया, बट डाइड एट लास्ट, लेकिन अंत में वो मर गए। फिर देखिए टॉम वॉज अ करेजियस फेलो, तो पिता की मृत्यु के बाद वो जॉब करता है, परिवार को संभालता है ना, खोई हुई प्रॉपर्टी को वापस हासिल करता है, तो बहुत कुछ वो करेजियस है ना, हिम्मत से काम लेता है। लेकिन बहन की बदनामी उसे बहुत बुरी लगती है। बहन जब चली जाती है स्टीफन के साथ, तो वो बहन से सारे रिश्ते तोड़ देता है। पहले ही बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहता था, बाद में तो बहुत नाराज़ हो जाता है। फिर देखिए आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर टुलिवर हु वेंट फॉर अ जॉब, तो मिस्टर टुलिवर की डेथ के बाद किसने जॉब किया, तो टॉम ने किया। फिर बॉब जैकिन वॉज द, तो फास्ट फ्रेंड ऑफ टॉम,
यानी बॉब जैकिन टॉम का एक घनिष्ठ मित्र था। हु डिसलाइक द फ्रेंडशिप ऑफ मैगी एंड फिलिप, तो मैगी और फिलिप की दोस्ती किसको पसंद नहीं थी? टॉम को पसंद नहीं थी। फिर हु इलोप्ड विद स्टीफन, स्टीफन के साथ, इलोप माने भाग जाना होता है, तो कौन भाग गया स्टीफन के साथ? मैगी भाग गई। लूसी क्यों भागती? लूसी का तो मंगेतर ही था, है ना, लूसी तो शादी होने वाली थी, तो मैगी भाग गई। फिर टॉम रिफ्यूज मैगीज एंट्री इन हिज हाउस, टॉम ने बिल्कुल बंद कर दी मैगी की एंट्री अपने घर में कि तू मेरे घर नहीं रहेगी। ड्यू टू हर लिविंग आउट विद, किसकी वजह से, किसके साथ वो बाहर रही थी? स्टीफन के साथ, है ना, 4-5 दिन वो बाहर रही तो इतनी बदनामी हो गई, तो टॉम ने कहा कि तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू मेरी बहन नहीं है। ऐसा ही होता है है ना, अक्सर हम देखते हैं ऐसा होता है, कुछ भाई तो इतने गुस्सा हो जाते हैं वो तो मार ही डालते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, मैगी डज नॉट मैरी स्टीफन, मैगी स्टीफन से शादी नहीं करती बिकॉज शी डज नॉट वांट, क्योंकि वो नहीं चाहती, टू हर्ट द फीलिंग्स, यानी भावनाओं को चोट पहुंचाना, ऑफ, किसकी? लूसी की। तो लूसी उसकी कज़न है, प्यार भी नहीं करती तो ऐसी नफरत भी नहीं करती कज़न को अपनी को कि उसके मंगेतर से खुद शादी कर ले, तो इसलिए वो नहीं करती। फिर देखिए डॉलकोट इज नेम ऑफ अ, तो मिल है डॉलकोट मिल। फिर फ्लॉस इज़ अ, तो फ्लॉस नदी का नाम है, हालांकि ये जो डॉलकोट मिल है फ्लॉस नदी पर लोकेटेड नहीं है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन किसी भी बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नहीं दे रखा है, इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि ये रिपल नदी पर है ना, जो मिल लोकेटेड है। हालांकि जो टाइटल है वो तो मिल ऑन द फ्लॉस है, और फ्लॉस भी नदी का नाम है, लेकिन इसकी एक ट्रिब्यूटरी नदी है फ्लॉस की जिसका नाम रिपल है, और उस रिपल नदी पर वो मिल लोकेटेड है। तो भाई मेरे जैसा होगा एग्जामिनर तो ये क्वेश्चन ज़रूर देगा एग्ज़ाम में, अब ना आए तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देना चाहिए, इससे पता चलता है कि आप उससे फेमिलियर हैं भी कि नहीं नॉवल से। हु यूज़ टू स्टडी इन जेकब्स एकेडमी, तो जेकब की एकेडमी में कौन पढ़ा करता था? टॉम पढ़ा करता था, यानी स्टेलिंग के यहाँ जाने से पहले वो जेकब्स एकेडमी में पढ़ा करता था। अच्छा ये टॉम बहुत ज़्यादा पढ़ाई में कहीं भी अच्छा नहीं रहा, ना तो जेकब की एकेडमी में, ना स्टेलिंग के यहाँ लैटिन की ग्रामर, लैटिन भाषा है ना, उसकी ग्रामर वगैरह प्रेस्क्राइब थी सिलेबस में, तो इसको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी, ये पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड रहा नहीं, बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। हालांकि पिताजी ने बहुत मार कूट के कोशिश की, जैसा कि सभी पेरेंट्स करते हैं अक्सर लड़कों को, तो जब जैकब्स एकेडमी में टॉम पढ़ा था। ये एक और बुक है, तो हर बुक में कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे और कुछ क्वेश्चंस नए होंगे, तो मैं कई जगह से आपको दे रही हूँ जितने क्वेश्चंस मेरे पास हैं। जॉर्ज एलियट वॉज बॉर्न, तो ये तो रिपीटिशन है, 1819 में पैदा हुई। हर फर्स्ट नॉवल वॉज रिटन इन, तो इस बुक में भी देखिए 1858 ही दे रखा है, और कई बार एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया है, तो आप याद यही रखिएगा, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि अगर 59 डेट दे रखी हो तो आप 59 लगाइएगा, और अगर ना दे रखी हो तो 58 ही लगा दीजिएगा। फिर देखिए इन विच ईयर वॉज द मिल ऑन द फ्लॉस पब्लिश, तो इसमें कोई शक नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि 1860 में मिल ऑन द फ्लॉस नॉवल पब्लिश हुआ था। द नॉवल मिल ऑन द फ्लॉस इन अ वे इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जॉर्ज एलियट की ऑटोबायोग्राफी के तौर पे लिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल मिल ऑन द फ्लॉस, वो तो मैगी है। टॉम एंड मैगी आर ब्रदर एंड सिस्टर, ये काफ़ी रिपीटिशन हुई है, लेकिन ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। एज द स्टोरी बिगिन मैगी वॉज 9 years ओल्ड, मिस्टर टुलीवर वॉन्टेड टू एजुकेट टॉम, और सेंट ऑक्स पेरिश है, लूसी वॉज टू बी मैरिड। अच्छा ये मुझे लगता है कि उसी बुक का दूसरा पब्लिकेशन है, तो लूसी स्टीफन से शादी करने वाली थी। द मिल ऑन द फ्लॉस इज़ अ ट्रेजिक नॉवल, हु लव्स मैगी अलॉट, तो मिस्टर टुलीवर, हाँ तो ये उसी बुक का दूसरा पब्लिकेशन है, चलिए हटाते हैं इसको। ये बुक तो वही है सेम जो अभी हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ तक तो वही सेम क्वेश्चंस हैं, है ना। हु यूज टू स्टडी इन जेकब्स एकेडमी, ये कुछ क्वेश्चंस इन्होंने अलग से इस वाले पब्लिकेशन में ऐड किए हैं। हु डज़ मैगी अल्टीमेटली चूज़ टू मैरी इन द नॉवल, तो मैगी तो किसी से शादी करती नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज ही आना चाहिए, है ना, मैगी तो किसी से शादी नहीं करती, तो नन होगा इसका जवाब। हालांकि इन्होंने अपने इस पब्लिकेशन में स्टीफन गेस्ट दे रखा है, स्टीफन के साथ वो भागती ज़रूर है लेकिन वापस आ जाती है और शादी तो नहीं करती, तो नन आएगा। फिर देखिए व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर टुलीवर एंड मिस्टर वेकम, तो ये डी इसका सही जवाब है कि वो एनिमीज़ हैं।
फिर व्हाट डज मैगी एस्पायर टू बिकम, तो एक राइटर बनना चाहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हाट इवेंट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टुलीवर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना। व्हाट इवेंट, कौन सी घटना, लीड्स माने ले जाती है, टू द डिस्ट्रक्शन विनाश की ओर, ऑफ द टुलीवर फैमिली यानी टुलीवर फैमिली के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल माने आर्थिक होती है, स्टेबिलिटी स्थिरता, तो उनकी आर्थिक स्थिरता खत्म हो जाती है किसकी वजह से, द लॉस ऑफ द मिल इन अ लीगल बैटल, तो एक लीगल बैटल लड़ते लड़ते उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है और उनकी जो मिल है वो हाथ से निकल जाती है और इससे उनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो ख़राब हो जाती है। फिर ये क्वेश्चन देखिए 27, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द मिल ऑन द फ्लॉस, तो मिल ऑन द फ्लॉस कहाँ पर इसकी सेटिंग है इस नॉवल की, सेंट ऑक्स एंड इट्स विसिनिटी, यानी सेंट ऑक्स वो जगह है और उसके आसपास के क्षेत्र में ही ये लोकेटेड है पूरा जो सेटिंग है इस नॉवल। फिर देखिए, हु इज़ मिस्टर टुलीवर्स क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइज़र, तो मिस्टर टुलीवर का सबसे घनिष्ठ मित्र और एडवाइज़र यानी उनको सलाह देने वाला सलाहकार कौन है उनका, तो मिस्टर रायले हैं और इन्हीं मिस्टर रायले ने इनको सलाह दी थी। याद रखिएगा कई बार आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि मिस्टर रायले से ही इन्होंने सलाह ली थी कि टॉम को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा जाए, तो स्टेलिंग के यहाँ जो भेजा इन्होंने मिस्टर टुलीवर ने वो मिस्टर रायले की एडवाइस पर ही भेजा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नॉवल व्हाट डज द फ्लॉस रिवर सिम्बोलाइज, तो फ्लॉस रिवर किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है, किस चीज़ का प्रतीक है, तो द पैसेज ऑफ टाइम यानी समय का गुजरना। नदी में पानी हमेशा बहता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है, कभी अच्छा समय होता है, कभी बुरा समय होता है, फिर अच्छा समय लौट के आता है, तो आगे को समय बढ़ता रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन द नॉवल द मिल ऑन द फ्लॉस, तो इस बुक में तो मिसेस टुलीवर दे रखा है ना, आंसर बी दे रखा है, लेकिन सही जवाब इसका मिस्टर टुलीवर होगा, है ना। मिस्टर टुलीवर मर जाते हैं और बाद में ये मिसेस टुलीवर तो मरती ही नहीं है, इन्होंने मिसेस टुलीवर आंसर दे रखा है लेकिन मिसेस टुलीवर की डेथ नहीं होती, वो सरवाइव करती हैं, मिस्टर टुलीवर की डेथ हो जाती है, तो पहला कैरेक्टर मरने वाला मिस्टर टुलीवर है। ये चलिए तीसरी किताब है ये, व्हेन वॉज मैरी एन इवांस बॉर्न, तो ये आपको पता ही है 22 नवंबर 1819। हुम डिड मैरी एन इवांस जॉर्ज एलियट मैरी, तो ये नया है क्वेश्चन, उस बुक में नहीं था, उन दोनों बुक्स में नहीं दे रखा था। तो मैरी एन इवांस ने शादी किससे की थी, तो जॉन क्रॉस से शादी की थी, लेकिन कब, जब पहले लिव इन में रह चुकी थी एक दूसरे व्यक्ति के साथ, देखिए शायद उनका भी नाम आएगा, है ना। तो जॉन क्रॉस से उन्होंने बाद में शादी की, लेकिन भाई पति तो यही थे, हालांकि वो उस व्यक्ति को अपना पति बताती थी। फिर देखिए, व्हेन डिड मैरी एन इवांस जॉर्ज एलियट डाई, तो मैरी एन इवांस या जॉर्ज एलियट उनकी डेथ कब हुई थी, 1880 में। वेयर वॉज मैरी एन इवांस जॉर्ज एलियट बरीड, तो हाईगेट सीमेट्री में उनको बरी किया गया था यानी दफनाया गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर टुलीवर्स मिल हैंड, तो ल्यूक है। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंड ओनर टू होम मिस्टर टुलीवर लॉस्ट हिज लॉ सूट, तो जिस लैंड ओनर से अपना मुकदमा हार गए थे मिस्टर टुलीवर, तो उसका नाम मिस्टर पाइवर्ट था, PIVERT होना चाहिए वैसे तो। फिर देखिए, व्हाट डज मिस्टर टुलीवर सीक मिस्टर रायलेज एडवाइस अबाउट, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिस्टर टुलीवर मिस्टर रायले की एडवाइस यानी सलाह किस बारे में, अबाउट माने बारे में, तो किस चीज़ के बारे में लेते हैं, तो यहाँ सी जवाब है टॉम्स एजुकेशन, टॉम के एजुकेशन के बारे में कि भाई उसको पढ़ने के लिए कहाँ भेजा जाए, ये मिस्टर रायले से पूछते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट बुक डज मैगी शो मिस्टर रायले दैट शी इज़ रीडिंग, यानी मिस्टर रायले जब आते हैं तो मैगी कौन सी किताब पढ़ रही होती है, वो द हिस्ट्री ऑफ द डेविल पढ़ रही होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, व्हाट वाज सेंट ऑक्स प्रोफेशन, है ना, और ये पता है एक बार एग्जाम में भी आ गया, पिछले साल पता नहीं किसी यूनिवर्सिटी के में आया था, क्योंकि मैं 3-4 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए थे, तो किसी एक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था जो कि क्वेश्चन ही गलत है ना। सेंट ऑक्स तो एक नेम ऑफ प्लेस है, अब इन्होंने सेंट ऑक्स का प्रोफेशन किया था और इन्होंने आंसर दे रखा है अ फेरीमैन। तो भाई अगर फिर से कोई एग्जामिनर ऐसा हो जो बिना देखे वाले पेपर जिसने बना दिया हो और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप लगा दीजिएगा फेरीमैन, वैसे ये याद रखिए कि सेंट ऑक्स एक जगह का नाम है।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ क्रिसमस ड्रियरी आफ्टर टॉम्स फर्स्ट टर्म विद मिस्टर स्टेलिंग। तो मिस्टर स्टेलिंग के यहाँ ये पढ़ने जाता है तो उनकी क्रिसमस ड्रियरी मतलब उबाऊ सी क्यों हो जाती है। तो आंसर है बिकॉज मिस्टर टुलीवर इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद लिटिगेशन ओवर द रिवर वाटर। तो जो मिस्टर टुलीवर हैं वो लिटिगेशन यानी उनके जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें बिजी हैं, तो क्रिसमस उतना एंथुजियाज्म से भरा हुआ नहीं होता। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट फीचर ऑफ मैगीज ड्रॉज फिलिप टू हर। यानी मैगी के अंदर कौन सा फीचर ऐसा है जो फिलिप को उसकी ओर आकर्षित करता है। अब ये क्वेश्चन भी मतलब क्वेश्चन तो सही है लेकिन इसका जो आंसर इन्होंने दे रखा है ए, हर आइज़। ये भी वहीं से लिया गया है, ये क्वेश्चन भी जो मैंने आपको बताई थी ना, स्पार्क नोट्स नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन भी। तो अब इन्होंने आंसर, क्योंकि स्पार्क नोट्स पे भी आइज़ दे रखा है, हर आइज़, और इन्होंने भी इसीलिए आंसर यहाँ पर हर आइज़ दे रखा है। लेकिन वो इंटेलेक्चुअली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं। मैगी कहाँ सुंदर है, मैगी तो सुंदर है नहीं। और उधर फिर जो फिलिप है ना, वो भी उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इंटेलेक्चुअली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो सही जवाब तो होना चाहिए हर लिंग्विस्टिक प्रोएस, है ना। लेकिन अब इस बुक में हर आइज़ दे रखा है और जो एग्जामिनर बनाएगा क्वेश्चन पेपर वो भी उसका आंसर हर आइज़ ही लिखेगा। तो भाई आप चाहें तो हर आइज़ लिख दें, लेकिन जो सही जवाब है मेरे हिसाब से वो हर लिंग्विस्टिक प्रोएस या फिर हर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, ऐसा कुछ होना चाहिए इसका जवाब, ना कि हर आइज़। लेकिन आपको तो हर आइज़ ही लिखना पड़ेगा मार्क्स लेने के लिए। विद हुम डज मैगी गो टू बोर्डिंग स्कूल। तो मैगी किसके साथ बोर्डिंग स्कूल जाती है, लूसी के साथ जो उसकी कज़िन है। फिर व्हाट इज़ मिस्टर टुलीवर रीडिंग व्हेन ही हैज़ अ स्ट्रोक। तो जब उनको स्ट्रोक होता है ना, दौरा पड़ता है, तब वो क्या पढ़ रहे होते हैं। तो इसका जवाब सी है, अ लेटर स्टेटिंग दैट द मॉर्गेज ऑफ द मिल हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू वेकम। कि एक लेटर है उनके हाथ में और उसमें लिखा हुआ है कि जो मिल का मॉर्गेज है वो किसके नाम ट्रांसफ़र हो गया है, वेकम के नाम ट्रांसफ़र हो गया है। फिर देखिए व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैगीज स्यूइंग। मैगी के सिलाई का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसका जवाब डी है, इट शोज़ दैट शी हैज़ बीन इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी। कि उसको आर्थिक रूप से परेशान है। भाई सिलाई कढ़ाई कोई तभी तो करेगा ना जब आर्थिक रूप से परेशान हो, उसे पैसे की ज़रूरत हो। हु हैज़ फिज़िकल डिफॉर्मिटी। तो फिलिप वेकम है ना, जो कि हंचबैक है यानी कुबड़ा है। तो फिज़िकल डिफॉर्मिटी किसके अंदर है, फिलिप वेकम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। और मैंने आपको अभी ऊपर जब ये क्वेश्चन था ना, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि वो फिलिप उसकी तरफ क्यों आकर्षित होता है ना। तो अब मैगी भी सुंदर नहीं है तो, और फिलिप तो फिज़िकल डिफॉर्मिटी है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ ही गया। तो फिज़िकल डिफॉर्मिटी, हंचबैक है, कोबड़ा है, तो उसकी तरफ मतलब अट्रैक्शन का क्या वजह है। जबकि दूसरा जो व्यक्ति है स्टीफन गेस्ट, वो हैंडसम है ना, तो उसकी तरफ आकर्षित होने की वजह खूबसूरती हो सकती है, वो तो हैंडसम है। जो लूसी का मंगेतर भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वेपन डज मिस्टर टुलीवर यूज़ अगेंस्ट मिस्टर वेकम। तो वो क्या वेपन यूज़ करते हैं, वो एक व्हिप का यूज़ करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्लॉस। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, फ्लॉस क्या है, रिवर है। लेकिन याद रखिएगा इस रिवर पर मिल, जो डालकोट मिल है, वो इस रिवर पर लोकेटेड नहीं है, वो रिपल रिवर पर है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मेरे जैसा एग्जामिनर उस क्वेश्चन को ज़रूर देगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये एक चौथी किताब है। देखिए कई, पहला क्वेश्चन तो वही रिपीटेशन हो रहा है, इसे छोड़ते हैं। फिर व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ जॉर्ज एलियट, ये ज़रूर याद रखिएगा, मेरी एन इवांस। फिर थर्ड क्वेश्चन, विच नॉवल इज़ नॉट रिटन बाय जॉर्ज एलियट। तो इसमें ये जो नॉवेल्स हैं इनमें से कौन सा जॉर्ज एलियट का लिखा हुआ नहीं है। तो जो वुदरिंग हाइट्स है ये शार्लेट ब्रोंटी का है। फिर ये बाकी के तो जॉर्ज एलियट के हैं, और इसमें से जो मिडल मार्च है वो सबसे ज़्यादा फेमस नॉवल है
और एडम बीडी, ये मैंने आपको बताया था कि 1859 में जो पहला नॉवल पब्लिश हुआ था जॉर्ज एलियट का, वो यही था, है ना। पिछले किसी बुक में ये नाम नहीं दे रखा था, तो ये नाम आप याद रखिएगा। ये पहला नॉवल था जो 1859 में पब्लिश हुआ था, जबकि सभी जगह जो बुक्स में दे रखा है वो 1858 दे रखा है, और ये कह के कि पहला नॉवल कब पब्लिश हुआ था, जबकि किसी भी बुक में उस नॉवल का नाम नहीं दे रखा कि वो 1850 में जो बता रहे हैं कौन सा नॉवल है। और ये एडम बेडे, ये पहला नॉवल था उसका, और ये 1859 में पब्लिश हुआ था। फिर देखिए, इन विच ईयर द मिल ऑन द फ्लॉस वॉज पब्लिश, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और रिपीट भी हो चुका है, 1860। फिर मिस्टर टुलीवर मिस्टर रायले की एडवाइस किस बारे में लेते हैं, टॉम्स एजुकेशन, ये भी रिपीट हो चुका है। फिर ब्रेक ऑफ कर देता है टॉम बॉब जैकिन के साथ, क्योंकि वो ही डज़ नॉट प्ले फेयरली, ईमानदार नहीं है। फिर व्हाट आर मैगीज इंटेंशंस टुवर्ड्स जिप्सीज, तो जिप्सीज की तरफ वो क्यों चली जाती है, अपनी फैमिली से छुपने के लिए, क्योंकि वो लूसी को धक्का दे चुकी होती है कीचड़ में, है ना। मालूम है घर जाके डांट पड़ेगी, लूसी को धक्का तो दे दिया, लूसी से नाराज़ रहती है क्योंकि लूसी की हमेशा तारीफ होती है, और धक्का तो दे देती है गुस्से में, लेकिन फिर घर वालों से बचने के लिए वो जिप्सीज की तरफ चली जाती है। विद हुम डज मैगी गो टू बोर्डिंग स्कूल, तो लूसी डीन के साथ जाती है, ये पहले भी आ चुका है। वेयर डज मिसेस मॉस लिव, तो बेसेट में रहती हैं मिसेस मॉस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि मैं ये आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एज अ क्वेश्चन नहीं था ये अभी तक। विच नॉवल इज रिगार्डेड एज इलियट्स ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक सक्सेस, तो सबसे ग्रेटेस्ट महानतम उपन्यास जो इलियट का माना जाता है वो मिडिल मार्च माना जाता है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि मिडिल मार्च उसका बेस्ट नॉवल माना जाता है, हमारे सिलेबस में था। इलियट्स कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इज़, तो इलियट का जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है साहित्य में, वो क्या है, रियलिज्म, यानी यथार्थ, जो वो दिखाती है, यथार्थ दिखाती है। फिर इन हर चाइल्डहुड हुज अफेक्शन मेक्स मैगी हैप्पी, तो बचपन में किसका प्रेम मैगी को खुश बनाता है, टॉम का, यानी टॉम उसको जरा सा प्यार से उसके साथ खेल ले तो वो उसमें खुश हो जाती है, और टॉम उसके साथ ना खेले, लूसी के साथ खेलने लगे, है ना, तो फिर उसे गुस्सा आती है और वो लूसी को धक्का भी दे देती है कीचड़ में। फिर देखिए, हाउ डू मैगी एंड टॉम डाई बाय ड्राउनिंग, तो मैगी और टॉम अंत में मर जाते हैं, ये इसीलिए बहुत ट्रेजिक उपन्यास है, दोनों भाई बहन मर जाते हैं डूबकर, है ना। बाढ़ आ जाती है फ्लॉस नदी में, और मैगी तो बच जाती है ना, अगर वो टॉम को बचाने ना जाती तो वो बच जाती, लेकिन वो उसने अपने जान दे दी अपने भाई की खातिर। फिर लूसी डीन कोर्ट का मतलब होता है किसी को शादी के लिए मनाना या किसी से शादी करने की इच्छा करना, तो वो स्टीफन है और वो उसका मंगेतर भी है, शादी करने वाले हैं। फिर देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मंथ डिस्क्राइब्ड इन बुक 1 चैप्टर 1, तो फेब्रवरी है। विच बुक वॉज मैगी रीडिंग, तो ये आपको पता ही है, हिस्ट्री ऑफ द डेविल पढ़ रही थी वो। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टॉम्स ट्यूटर रिकमेंडेड बाय मिस्टर रायले, तो ये मैं कई बार मिस्टर स्टेलिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अभी तक आपने देखा नहीं था, तो ये मिस्टर स्टेलिंग हैं, याद रखिएगा। इनके यहीं पढ़ने जाता है टॉम, और किसकी रिकमेंडेशन पर, रिकमेंड माने सिफारिश करना, तो मिस्टर रायले के रिकमेंडेशन पर वो तारीफ़ करते हैं और कहते हैं मिस्टर टुलीवर से कि अपने बेटे को मिस्टर स्टेलिंग के यहाँ भेजिए। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैगीज डॉग, तो ये नाम है मैगी के कुत्ते का। विच लैंग्वेज डज टॉम लर्न एट मिस्टर स्टेलिंग्स, तो मिस्टर स्टेलिंग्स के यहाँ वो लैटिन भाषा सीखता है, और मैंने आपको बताया था कि लैटिन भाषा की ग्रामर उसके लिए बड़ी टफ है, उसको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा ही है, बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं है। फिर व्हेन डज जॉर्ज एलियट डाइड, ये क्या देखो क्वेश्चन, मतलब क्या गड़बड़ सेंटेंस है ना। व्हेन डिड जॉर्ज एलियट डाई, ये सही होना चाहिए ना, सही जो सेंटेंस है, तो 1880 में उसकी डेथ हुई। कितने साल की होके मरी, यानी 1819 में पैदा हुई और 1880 में डेथ हुई, तो 61 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हुई, 61 ईयर्स वो जी है। ठीक है, एक बार वो समरी वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।